प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका श्री श्याम स्कूल ग्रुप ऑफ एजुकेशन के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। मैं इरशाद। देखिए, हमने जो लास्ट कक्षा में बात की थी मानव भूगोल से संबंधित, और मानव भूगोल के अंतर्गत हमने सबसे पहले बात की थी कि उनकी परिभाषाएं अलग अलग राइटरों की। उसके बाद में मानव भूगोल की प्रकृति के बारे में देखा था। उसके बाद में देखा था हमने मानव भूगोल के विषय क्षेत्र। आज हम देखने जा रहे हैं मानव भूगोल का जो विकास हुआ है अलग अलग समय में, वो विकास किस प्रकार से, और वर्तमान जो प्रारूप हमारे सामने आया है वो प्रारूप कैसे आया है, किन किन लोगों का उसमें योगदान रहा है, और कैसे कैसी उसमें समय के अकॉर्डिंग घटनाएं घटित हुई थी। देखिए, मानव भूगोल का विकास। मानव भूगोल के विकास के अंतर्गत बात करेंगे हम प्राचीन काल की। प्राचीन काल में मानव भूगोल संबंधी क्या तथ्य रहे हैं, कैसी अवधारणाएं थी, कैसी संकल्पनाएं थी, इसके बारे में देखेंगे। देखिए, प्राचीन काल की जब भी बात की जाती है तो उस समय लोग क्या थे, लोग अनजान थे, क्योंकि उनके पास में इतनी समझ विकसित नहीं थी। न तो उनके पास में ऐसा कोई तकनीकी ज्ञान था और न ही ऐसी सोच थी। क्योंकि उस समय ऐसा कोई स्तर उत्पन्न ही नहीं हुआ था। वे लोग एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की बात करेंगे तो वो बिल्कुल क्या थे, अनजान थे, है ना, अपने ही क्षेत्र में सीमित थे। और उस समय क्या था, उस समय सिर्फ और सिर्फ प्राकृतिक वातावरण यही क्या था, सर्वोपरि था। जैसे हमने बात की थी निश्चयवाद में। निश्चयवाद में क्या था, निश्चयवाद में था कि प्रकृति सर्वोपरि है। उसी प्रकार प्राचीन काल में बात कर रहे हैं कि प्राकृतिक जो वातावरण है वो सर्वोपरि था और इसी की छाप थी। इसके अकॉर्डिंग हम बात करें कि भारत, यूनान, रोम, मिस्र, चीन, ये सारे के सारे जो देश हैं, यहाँ पर जितनी भी सभ्यताएं विकसित हुई, प्राचीन सभ्यताएं, उन सभ्यता के लोगों ने किनको पूजा, प्राकृतिक वातावरण को अपना देवता माना और उन्हीं की पूजा करनी शुरू कर दी। जैसे हम वेद ग्रंथों में पढ़ते हैं, सूर्य, अग्नि, वायु, जल, इस प्रकार से इन प्राकृतिक चीज़ों को हम देवता मानकर पूजा करते थे, उनकी अर्चना करते थे। लेकिन धीरे धीरे समय में परिवर्तन हुआ तो कुछ विद्वान लोगों ने उनकी व्याख्या करनी शुरू कर दी। जैसे हम बात करते हैं यूनान के क्षेत्रों में, तो वहाँ पर थेल्स व एनेक्सिमेंडर, थेल्स व एनेक्सिमेंडर नाम के दो व्यक्ति थे। उन्होंने इस वातावरण पर कार्य किया। और उसके बाद में हम बात करते हैं अरस्तु की। अरस्तु ने वातावरण प्रभाव के बारे में हमें स्पष्ट किया। क्या स्पष्ट किया, बहुत ही अच्छी चीज़ बताई उन्होंने कहा कि जो ठंडे प्रदेश के लोग होते हैं, वो क्या होते हैं, बहादुर होते हैं। क्या होते हैं, बहादुर होते हैं। लेकिन वो क्या होते हैं, शारीरिक दृष्टि से क्या होते हैं, कमज़ोर होते हैं। क्या होते हैं,
कमज़ोर होते हैं। ठीक है, लेकिन हम उष्ण प्रदेशों की बात करते हैं, गर्म प्रदेशों की बात करते हैं, वहाँ के लोग क्या होते हैं, सुस्त होते हैं, लेकिन क्या होते हैं, मजबूत होते हैं, चिंतनशील होते हैं। तो ये प्रभाव किसने बताया, ये अरस्तु ने बताया। ठंडे और गर्म प्रदेशों मतलब शीत और उष्ण प्रदेशों के बारे में कि वहाँ के लोग किस प्रकार से अपनी मानसिक शक्ति रखते हैं, क्या उनका शारीरिक संरचना है, इस प्रकार से अरस्तु ने वातावरण के प्रभाव को मनुष्य पर बताया। उसके बाद में एक इतिहासकार हुए हैं हेरोडोटस। इन्होंने किस पर वर्णन किया, घुमक्कड़ जातियां और स्थायी कर्षक जातियों पर इन्होंने अपना अध्ययन किया। और ये जो हेरोडोटस हैं ये एक इतिहासकार हैं और हेरोडोटस को इतिहास का पिता भी कहा जाता है। इन व्यक्तियों का योगदान अलग अलग क्षेत्रों में पाया जाता है। जैसे हम इतिहास में बात करेंगे तो वहाँ हेरोडोटस हैं, अरस्तु की बात करते हैं, लेकिन जो मुख्य कंसेप्ट है इन लोगों की, थेल्स, एनेक्सिमेंडर, इन लोगों की मुख्य जो कंसेप्ट थी वो मानव भूगोल से जुड़ी हुई थी। इन्होंने मानव भूगोल के बारे में कुछ तथ्य स्पष्ट किए थे। और उसके बाद में हम बात करते हैं स्ट्रेबो, यूनानी रोमन भूगोलवेत्ता। इन्होंने मानव और उसकी जो प्रगति धीरे धीरे समय के अकॉर्डिंग चल रही थी, मानव और उसके प्रगति पर भूपारिस्थितिकी पृथ्वी का जो इकोलॉजिकल सिस्टम है उसका प्रभाव इन्होंने स्पष्ट किया। किन्होंने, स्ट्रेबो ने। तो ये जो प्राचीन काल की जितनी भी घटनाएं हैं इनका योगदान मानव भूगोल में विशेष रहा है। अब हम बात करने जा रहे हैं मध्यकाल की। प्राचीन काल में जो घटनाएं घटित हुई हैं उनके बारे में अभी आपने देखा है। अब हम बात करने जा रहे हैं मध्यकाल में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई जो मानव भूगोल के विकास को प्रोत्साहित करती हैं। मध्यकाल में देखिए, मध्यकाल के अंतर्गत क्या हुआ, नौचालन, नावों का विकास हो गया था, नौचालन। और नौचालन की वजह से क्या हुआ, अन्वेषण हुआ, अन्वेषण, खोज शुरू हो गई। ठीक है, और ये खोज किसके द्वारा शुरू हुई, क्योंकि धीरे धीरे क्या हुआ, उपनिवेशीकरण होना शुरू हो गया। दूसरे देशों में निवेश करने की प्रक्रिया और व्यापारिक दृष्टि से भी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में पलायन करना शुरू किया। अब देखिए, किसी क्षेत्र में आप व्यापार करोगे तो उस क्षेत्र के बारे में आपको अध्ययन करने का मौका मिलेगा। व्यापार जब भी किया जाता है एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में किया जाता है, और इसी व्यापार ने मजबूर किया लोगों को दूसरे क्षेत्रों में जाने के लिए और वहाँ उन क्षेत्रों को अध्ययन करने के लिए मजबूर किया। तो इस काल के अंतर्गत क्या हुआ, अन्वेषण, विवरण और प्रादेशिक विश्लेषण की बात की। तीन तथ्य हमारे सामने हैं, अन्वेषण, विवरण और प्रादेशिक विश्लेषण। देखिए, अन्वेषण का अर्थ यहाँ खोज से लिया गया, दूसरे क्षेत्रों का पता चला कि ये क्षेत्र भी पाया जाता है। देखिए, पूरी पृथ्वी एक संपूर्ण इकाई है और उसके अंतर्गत छोटे छोटे भाग हैं। ये भाग मिलकर एक संपूर्ण पृथ्वी
का निर्माण करते हैं। आज का जो स्वरूप है वो हमें स्पष्ट पता है, और ये स्वरूप उस समय क्या बताया जाता था कि ये संपूर्ण एक इकाई है पृथ्वी और उसके छोटे छोटे भाग। तो इनकी खोज शुरू हो गई, और खोज जैसे ही पूर्ण हुई तो उनका विवरण भी प्रस्तुत होने लगा। प्रादेशिक विश्लेषण का मतलब यही है कि प्रत्येक प्रदेश, मतलब जो भी प्रदेश, जो भी क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है उसका विस्तृत वर्णन कीजिए, उसका पूरा अध्ययन कीजिए, किसी एक पक्ष पर जोर मत दीजिए, उसके सभी पक्षों को काउंट कीजिए। यही क्या था? प्रादेशिक विश्लेषण था। तो मध्यकाल में अन्वेषण शुरू हो गया, विवरण शुरू हो गया और प्रादेशिक विश्लेषण भी शुरू हो गया। अब हम बात करते हैं आधुनिक काल की। आधुनिक काल में क्या चीज़ हुई? धीरे धीरे भूगोल, जो मानव भूगोल है, ये आधुनिक युग में प्रवेश करता है। तो बहुत सारे विद्वान लोग आते हैं और मानव भूगोल के बारे में स्पष्ट वर्णन करते हैं। आधुनिक काल की बात करेंगे मानव भूगोल में, तो जैसे हम बात करते हैं जर्मन, फ्रांस, अमेरिकन, ब्रिटेन, यहाँ से कुछ भूगोलवेता थे जिन्होंने विशेष अध्ययन किया मानव भूगोल पर। उनके बारे में देखेंगे, उनके नाम देखेंगे, कौन कौन से अमेरिकन थे, कौन कौन से जर्मन भूगोलवेता थे। देखिए, जर्मन भूगोलवेताओं की बात की जाती है तो जर्मन भूगोलवेताओं में आपने देखा था रेडजेल, कहाँ से थे? जर्मन थे। उसके बाद में हम्बोल्ट, रिटर की बात करते हैं, फ्रोबेल की बात करते हैं, पैस्चल की बात करते हैं, रिchthofen की बात करते हैं। तो ये सारे के सारे क्या थे? जर्मन भूगोलवेता थे। उसके बाद में हम बात कर रहे हैं फ्रांस की। तो फ्रांस का एक व्यक्ति आपको पता है कौन था? विडाल डी ला ब्लास। विडाल डी ला ब्लास, ये एक ही नाम है ऐसा मत समझ लेना, 4 नाम है। विडाल डी ला ब्लास। उसके बाद में बात करें जीन ब्रून्स, जो प्रकृति के बारे में, मानव भूगोल की प्रकृति के बारे में हमें बताता। डिमार्टोने, ये भी कहाँ से थे? फ्रांस से। डिमांजिया, ये भी कहाँ से थे? फ्रांस से। फेब्रे, देखिए फेब्रे का एक उल्लेख आता है कि जो संभववाद की, पॉसिबिलिज्म, संभववाद की जो विचारधारा थी जिसमें मानव को सर्वोपरि माना गया था, उसकी अवधारणा किसने प्रस्तुत की? याद रखना, किसने? विडाल डी ला ब्लास ने। लेकिन उस संभववाद को नाम किसने दिया? फेब्रे ने। नाम किसने दिया? फेब्रे ने दिया। और संकल्पना किसने प्रस्तुत की? विडाल डी ला ब्लास ने। मानव भूगोल का जो सर्वाधिक विकास हुआ वो किस क्षेत्र में हुआ था? वो फ्रांस के क्षेत्र में हुआ था। याद रखना, सर्वाधिक विकास मानव भूगोल का किस क्षेत्र में हुआ था? फ्रांस के क्षेत्र में। अब हम बात कर रहे हैं अमेरिकन, अमेरिकन भूगोलवेता। अमेरिकन भूगोलवेता थे, इसकी एक शिष्य थी रेडजेल की, एलन सी सैम्पल, हैटिगटन, कार्ल सॉवर, ईसा बोमेन। ये बहुत सारे व्यक्ति थे अमेरिकन भूगोलवेता के। अब उसके बाद में हम बात कर रहे हैं ब्रिटेन की। ब्रिटेन से कौन कौन थे? एक नाम आता है हर्बर्टसन, रॉक्सबी, मैकिंडर, फ्लूअर। ये सारे के सारे
ब्रिटेन से संबंधित थे। तो इन लोगों ने विशेष योगदान दिया। ये जर्मन से थे, रेडजेल, हम्बोल्ट, रीटर, फ्रोवेल, पेस्टल, रिchthofen। फ्रांस से विडाल डी ला ब्लास, जीन ब्रूंस, डिमार्टोनी, डिमांजिया, फेब्रे। अमेरिकन थे हेटिगेटन, एलन सी सैम्पल, कार्ल सावर्स और ईशा बोमेन। और वहीं हम बात करते हैं ब्रिटेन की, तो हर्बर्टसन, मैकेंडर, रॉक्सबी, फ्लूअर, ये सारे के सारे उन भूगोलवेताओं के नाम हैं जिन्होंने अपना योगदान मानव भूगोल में दिया। तो ये आधुनिक युग की बात है। और उसके बाद में ये आधुनिक काल कब तक चला? 20वीं सदी तक की बात है। ये 20वीं शताब्दी तक की बात है। उसके बाद में क्या हुआ, ये 20वीं शताब्दी के प्रारंभ की बात चल रही है। फिर उसके बाद में क्या चीज़ घटित हुई, इसके बारे में हम देखेंगे। देखिए 1914 से 18 और 1939 से 45, ये बात है प्रथम विश्व युद्ध की, और ये बात है द्वितीय विश्व युद्ध की। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? 14 से 18। द्वितीय विश्व युद्ध 39 से 45। 1930 के अंतर्गत क्या हुआ? 1930 में मानव भूगोल की एक शाखा उत्पन्न हुई। कौन सी शाखा उत्पन्न हुई मानव भूगोल की? मानव भूगोल की शाखा हुई सांस्कृतिक भूगोल और आर्थिक भूगोल। ये दो शाखाएं उत्पन्न हुई 1930 में। इसके बाद में कुछ उप शाखाएं भी उत्पन्न हुई थी, जैसे सामाजिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल और चिकित्सा भूगोल। ये उप शाखाएं हैं। आपसे क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि मानव भूगोल की उप शाखाएं कौन सी है या शाखाएं कौन सी है, तो आप इनके नाम प्रस्तुत कर सकते हैं अपने बुकलेट में। और यही क्या है? मानव भूगोल की शाखाएं हैं। ये 1930 की बात है। उसके बाद में क्या हुआ? इसी विश्व युद्ध, जो द्वितीय विश्व युद्ध है, इसके बाद में 1950 की बात करें तो एक क्रांति आती है, मात्रात्मक क्रांति। मात्रात्मक क्रांति ये असफल हुई। क्यों असफल हुई? क्योंकि इसके अंतर्गत क्या था? इसके अंतर्गत गणितीय व सांख्यिकीय सूत्रों का प्रयोग किया गया था। मानव के कल्याण पक्ष पर ध्यान नहीं दिया गया था, सिर्फ गणितीय मॉडल को प्रस्तुत किया गया था। मानव विवेकपूर्ण है और इसमें सांख्यिकीय सूत्रों का भी प्रयोग किया गया था। इसलिए ये क्रांति क्या रही? असफल रही। उसके बाद में क्या हुआ? 1970 की बात करते हैं तो एक विचारधारा आती है, मानव कल्याणपरक विचारधारा। ये विचारधारा क्या बताती है? इस विचारधारा ने मानव के कल्याण पक्ष पर कि भी मानव का कल्याण किस प्रकार से हो सकता है, किन चीज़ों की हमें ज़्यादा ज़रूरत है, उस पक्ष के बारे में बताया। जैसे कुछ पक्ष भी दिखा रखे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, इन पक्षों के बारे में इसने जोर दिया मानव भूगोल में। 1970 की बात है, मानव कल्याणपरक विचारधारा। उसके बाद में क्या हुआ? मात्रात्मक क्रांतिकारी विचारधारा उत्पन्न हुई।
क्रांतिकारी विचारधारा में क्या था कि उसमें कुछ ऐसे तथ्य थे, जैसे देखिए निर्धनता, बंधन, सामाजिक असमानता, ये कुछ ऐसे कारक थे जिनके कारण क्या हो रहा था, समाज का शोषण हो रहा था। समाज का क्या हो रहा, शोषण। और ये शोषण किसके द्वारा, बड़े बड़े साहूकारों के द्वारा इनका उपयोग किया जा रहा था, जिसके कारण क्या हो रहा था, जो निम्न वर्ग के लोग थे उनका शोषण हो रहा था। तो इस शोषण को दूर करने के लिए क्या हुआ, मार्क्सवाद को प्रयोग में लाया गया। और मार्क्सवाद क्या है, मार्क्सवाद है कि जो पूंजीवादी लोग हैं, जो पूंजीवादी विचारधारा है, उस विचारधारा को नकारना या पूंजीवाद के विरोध में कौन सा आता है, मार्क्सवाद आता है। तो इन कारकों की अवहेलना करनी शुरू की। उसके बाद में एक कंसेप्ट और आई, आचरण परक विचारधारा। ये आचरण परक विचारधारा क्या थी, ये बताता है कि मनुष्य कोई कार्य कर रहा है, मतलब कोई आर्थिक क्रियाएं कर रहा है, तो उसके पीछे ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो उसका जो मकसद है वो सिर्फ लाभ कमाना है। उसके पीछे का जो मकसद है, कोई भी आर्थिक क्रियाएं करता है तो उसके पीछे का मकसद ये नहीं कि वो आर्थिक लाभ कमाना चाहता है, बल्कि वो अपने मस्तिष्क मानचित्र, जिसको कहा गया मानसिक मानचित्र, एक नाम दिया गया है मानसिक मानचित्र, वो अपने निर्णय, मानव अपने निर्णय मस्तिष्क पर बने मानचित्र को देखता है। मानव के जितने भी निर्णय होते हैं वो मस्तिष्क के मानचित्र पर, मतलब यहाँ दिमाग में स्टोरेज होते हैं। हो सकता है वो कोई सामाजिक पक्ष के कारण आर्थिक क्रिया कर रहा है, हो सकता है कोई मानवीय कारण हो सकता है कोई पर्यावरणीय हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ आर्थिक लाभ के लिए आर्थिक क्रिया कर रहा है। तो ये आचरण परक विचारधारा थी। तो इस प्रकार निरंतर मानव भूगोल का विकास होता रहा और आज भी गतिशील है। समय के अकॉर्डिंग क्या हुआ है, इसका एरिया थोड़ा वाइड हो गया है। अब मानव भूगोल का संबंध अन्य विषयों से संबंधित हो चुका है और इस प्रकार जो मानव भूगोल है वो आज आपको एक विषय के रूप में स्पष्ट हो रहा है। तो ये आपका एक लेसन था और इस लेसन में हमने बात की है परिभाषाओं के बारे में, प्रकृति के बारे में, विषय क्षेत्र के बारे में और मानव भूगोल के विकास के बारे में। आप इसके अच्छी तरीके से नोट्स बनाइए और इसमें देखिए एक एक नंबर के कितने क्वेश्चन बन सकते हैं और 2 नंबर के क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। 2 नंबर के क्वेश्चन बनने का आधार ये है कि हो सकता है मानव भूगोल की प्रकृति क्या है ये पूछ लें, हो सकता है मानव भूगोल के विषय क्षेत्र कितने हैं या क्या है ये पूछ सकते हैं, हो सकता है आधुनिक काल में मानव भूगोल के विकास पर किसने जोर दिया ये भी हो सकता है, प्राचीन काल में भी हो सकता है, मध्यकाल में भी हो सकता है। इस प्रकार से आप इसको अध्ययन कीजिए। अगर किसी प्रकार की दिक्कत है तो मुझे रिप्लाई कीजिए, उसका सलूशन आपको मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।